सुमति अय्यर की कलम से चैनल को समस्त श्रोताओं को मेरा यानी नमिता सचान सुंदर का स्नेहिल अभिवादन। आज मैं उपस्थित हूँ सुमति जी की कहानी उस हवा के अवशेष लेकर। कहानी का शीर्षक है उस हवा के अवशेष। कहानी विस्थापन बाह्य भीतरी दोनों, बाहर भीतर दोनों तरह के विस्थापनों के दर्द पीड़ा को झेलते लोगों की कहानी है। तो चलिए जुड़ते हैं सीधे कहानी से। सुमति अय्यर की कहानी उस हवा के अवशेष। जाड़े की कुनकुनी धूप आंगन तक पसर आई थी। सर्दी में कांपते हुए उन्होंने शॉल अपने इर्द गिर्द कस ली। तोशी ने खाट सुबह ही बाहर बेहड़े में डाल दी थी, पर बाहर जी भरकर बैठने का उत्साह जैसे शेष नहीं रहा था। इधर कई दिनों से उन्हें लगने लगा था कि वे चाहे बाहर बैठे या भीतर कमरे में, भीतर के जंगल से वे मुक्त नहीं हो पाते। पिछले 37 वर्षों से जिन बेआवाज चीखों को अपने भीतर ही झेलते रहे हैं, वे उन पर हावी होने लगी हैं। कल शाम के बाद तो वे पूरी उदासी में जीने लगे हैं, जैसे अंतर मन पर कोई विराम सा लग गया है। मन हुआ बाहर निकलकर सामने वाले घर को देख लें। शायद सतनाम ने अरसे बाद खाट बाहर निकाल ली हो। वे बाहर निकल आए। सर्दी की लहर दौड़ गई नसों में। कोहरा धूप के बावजूद अभी छंटा नहीं था। आसपास के 2-4 मकानों के अलावा कुछ भी साफ नजर नहीं आया। सामने वाला घर उसी तरह बंद था। यूं भी इधर वे अक्सर महसूस करने लगे हैं कि कोशिश के बावजूद उन्हें कुछ भी साफ नहीं नजर आता। इस कोशिश में आंखें और पिराने लगती हैं और वे बदहवासी में आंखें मूंद लेते हैं। पर आंखों के मूंदते ही भीतर जैसे कोई रोशनी जल उठती और फिर सब साफ पकड़ में आने लगता। ऐन सामने सतनाम की तिमंजिली कोठी, उसके बाद कुलवंत का 2 मंजिला मकान, बाईं ओर तरसेम, दाईं ओर हवेली राम और कोने वाला तेजपाल का। पर आंखें खुलती हैं तो सिर्फ धुंध और धुंधली कोठियां, रहने वालों के धुंधले सपाट चेहरे। अक्सर भ्रम होने लगता है, कहीं उनकी आंखें अपनी रोशनी तो नहीं खोने लगी। पर नहीं, ऐसा तो पहले भी होता था। अक्सर ही घर की दीवारों की मनहूसियत से घबराकर वे बाहर निकल आते थे। पर वो एहसास है कि दीवारों से उतरकर उनके भीतर जड़ पकड़ चुका है। ऐसे में घबरा कर आंखें मूंदते तो पिछले तमाम वर्ष अपनी घटनाओं के साथ गड्ढमड्ढ होने लगते। सामने के मकान अपनी जगह से उखड़ने लगते। ऐसे में उनकी इच्छा होती कि कोई उनके पास बैठ जाए और वे सिर्फ मुक्त हो जाएं, थोड़ी देर के लिए ही सही, थोड़ी देर के लिए सही। पर तिमंजिली कोठीनुमा मकानों से बाहर आने वालों को भी तकलीफ होती होगी ना। 3 फुट की दीवारें जब से 13 फुट की हो गई हैं, वे एकदम अकेले रह गए हैं। घर की मनहूसियत, उनकी आंखों का धुंधलापन और दिमाग के भीतर की कुलबुलाहट अब पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खूब याद है उन्हें भी, याद है। कहाँ भुला पाते हैं पिछला सब कुछ। अकेले में तो सब जैसे उन्हें घेरने लगता है।
काले सायों वाला वो दिन। जिस सूरज को वे अर्घ देते रहे वही हल्का सा संकेत दे देता तो कुलदीप को वे बहन के घर भेजते ही क्यों। तनाव भरा माहौल था। अफवाह थी कि लोग लौट रहे हैं। वे हंसते, कहाँ लौटना, अरे जहां कभी रहे ही नहीं वहां जाना लौटना कैसे हुआ। तब उनकी रौवीली आवाज और छतफोट ठहाकों की पूरे मोहल्ले में धाक थी। मोहल्ला वहां भी तो ऐसा ही था। यही सतनाम, कुलवंत, तरसेम। अपनी जायदाद छोड़कर जाना ही कौन चाहता था। गाढ़े खून पसीने की कमाई लुटाकर लोग बाग जा ही रहे थे। लाहौर से 100 किलोमीटर दूर भी तो नहीं था कुलदीप। लाहौर में सब कुछ बाद में जला, पर आंच उस कस्बे तक पहले पहुंच गई थी, जहां कुलदीप बुआ के पास कुछ दिन छुट्टियां मनाने चला गया था। पनपते तनाव की वजह से उसका लौटना स्थगित होता गया। तोशी ने अफवाहों से घबराकर उन्हें स्वयं जाने के लिए कहा था। वे जाते इसके पहले ही खबर आई थी कि दंगाइयों ने कस्बे में लूटपाट मचाई। लोग बाग जान बचाकर भाग निकले हैं और कुछ वे प्रतीक्षा की घड़ियां थीं। सुबह, दोपहर, शाम, पर लौटा कोई नहीं लौटा। न बहन का परिवार, न कुलदीप। आग अब लाहौर में लगी थी। देखते देखते मोहल्ला खाली होने लगा था। पहली बार लगा आदमी जहां पैदा होता है, जिस मिट्टी में वो खेलता है, जिस नदी के पानी से अपनी प्यास बुझाता है, उसे अपना कहने के लिए राजनीतिक अनुमति लेनी पड़ती है, धर्म और मजहब से भीख मांगनी पड़ती है। वे शायद ये सब करने के लिए तैयार हो जाते, पर कर कुछ नहीं पाए थे, कुछ नहीं कर पाए थे। खाली होते मकानों को खाली आंखों से देखते रहे थे। तोशी की आंखों में जो तकलीफ उन्होंने देखी थी, उसके बाद सामान समेटने की बात वे नहीं कर पाए थे। तब यही सतनाम और उसकी घरवाली सुदेश तोशी को समझाने आए थे। वे तो दहाड़ मारकर रोने लगी, पर तोशी ने एक शब्द नहीं कहा। पर आंसू थे कि थमने को नहीं आए। बेबे बार बार कहती रही कि उनका कुलदीप लौटेगा, उनका कुलदीप लौटेगा, दरिंदगी शांत होते ही लौटेगा। वे भी उस पर यकीन करना चाहते थे। वे भूल गए थे कि दुख से अपने को उबारने के लिए आदमी ऐसी कोरी आश्वस्तियों का सहारा लेता है, पर सच में उनसे होता कुछ नहीं है। कुलदीप की प्रतीक्षा में वे भी तो रुकना चाहते थे, पर कब तक। मोहल्ले पर मोहल्ले जलने लगे थे। तब वहां रुकना आत्मघात के सिवा क्या हो सकता था। सतनाम ने ही उनके गहने रुपए वहां बंधवाए थे। तोशी फूटी थी, तुझे रुपए गहनों की फिक्र है, पुत्र की नहीं। उसके बिना मैंने कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना मैंने। वे रुक गए थे और भरपूर आवेश में उसके कंधे झकझोर कर बोले थे। तोशी कहती है मैं जाऊं वहां देखने, तुझे और बेबे को एवं ही छड़ के। पुत्र दा गम की तैनू ही, मैनू नहीं है। और बच्चों की तरह हिलक हिलक कर रो दिए थे वे। तोशी ने फिर कोई ना नुक्कर नहीं की थी, पर तब की रोती आंखें आज भी वैसी ही की वैसी हैं। रास्ते भर वो भीतर ही भीतर जैसे कलपती रही थी। शरणार्थी शिविरों में अपने खोए बेटे को उतावली के साथ तलाशती ही रही थी।
पांव में छाले पड़ गए थे। वे भी तो भटके थे, कभी पुराना किला कैंप, कभी दूसरे कैंप। तोशी उन्हें पत्थर दिल कहती, पर कहाँ से चीर कर दिखाते हुए, कहाँ से चीर कर दिखाते, और जहां से भी दिखाते तो उनके भीतर सब कितना कुछ लहूलुहान हो गया था, ये देख पाती तोशी। बेबे की संवेदना तो तोशी से ही जुड़ती थी। वे अक्सर तोशी को गले लगाकर छाती पीट लेती। तू कित्थे छड़ गया मेरे लाल, देख तेरी माँ दे केड़े हाल है। तोशी हिचकियां लेने लगती। ऐसे में वे अक्सर बगैर उंगली उठाई अपराधी करार दिए जाते। बेटे के वियोग से ज्यादा ये मूक आरोप उन्हें सालता था। नई जगह, नई नौकरी, उन्हें लगा था धीरे धीरे वे ही नहीं, घर भी कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। पर कुछ ही दिनों में उन्हें पता लग गया था कि आदमी लाख कोशिश कर ले, पर पिछला कभी नहीं भुला सकता, कभी नहीं भुला सकता। तब जब उसकी अपनी दृष्टि ने ही उसे गलत साबित कर दिया हो, तब तो बिल्कुल नहीं भुला सकता। अपनी ही क्यों, तोशी की आंखों में भी नफरत ही तो देखी थी उन्होंने। पिछले 33 वर्षों से जख्म सूखना तो दूर, कैंसर की तरह जड़ पकड़कर फैलने लगा है। सरकार ने तो अपनी तय बहुत कुछ किया था, एक अदद मकान और एक सरकारी क्लर्की। लाहौर की बड़ी कोठी में सारे सुखों आराम के साथ रहने वाले परिवार को ये 2 कमरे का एस्बेस्टस शीट वाला झोपड़ी नुमा मकान भी बड़ा पड़ने लगा था। फिर स्वयं उनके लिए सभी कुछ तो शेष हो गया था जैसे। बचे वक्त को वे सिर्फ जी रहे थे। उनकी रौबीली आवाज और आंखें जैसे लाहौर में छूट गए थे। मन तो जड़ हो ही रहा था, पर क्या आंखें भी जड़ हो जाती हैं? वो भी तब जब उन आंखों का मालिक जिंदा हो। ठीक यही तो हुआ है। तोशी की आंखों में कोई एहसास या कोई पहचान नहीं उभरती। अतीत की तकलीफ ही सही, तकलीफ ही ढूंढ पाते तो तसल्ली रहती, पर वे तो रिक्त हो गई थी। वक्त ने उसकी आंखों की पहले वाली नफरत तो सोख ली थी, पर पुरानी पहचान भी धो डाली थी। वे सुबह निकलते तो शाम ढलने पर ही लौटते। घर जैसे सराय हो गया था। वक्त पर खाना, चाय, नाश्ता सब उन्हें मिल जाता। वे तरस गए थे संवादों के लिए। अपनी ओर से पहल करने में वे डरते थे, और तुलसी ने तो जैसे कसकर अपने को बंद कर लिया था। कसे दरवाजों की तरह उन दोनों के संबंध कस गए थे। संवादों के आदान प्रदान के लिए एक महीन सी दरार तक नहीं रही थी। वे बंद दरवाजे को ठोकने की स्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। लिहाजा सब चलता रहा ऐसे ही नियमित तौर पर। उन दिनों अक्सर राशन या दूध की लाइन में खड़े खड़े आसपास के लोगों की खुसुर फुसुर वे सुनते रहे हैं। यही है, यही घरवाली को घर में बंद कर रखा है इसने, पागल हो गई है वो, सुना है। अरे पीटता भी होगा ये उसे। उन्हें भेदती नजरों में तमाम संदेह उभरते दिखाई देते, और वे चुपचाप सिर झुकाए लौट आते। लौटकर तोशी को उलाहने दे सकते थे, पर ऐसा कभी किया नहीं उन्होंने। दुनिया जहान तो दूर, खुद तोशी ने उन्हें अपराधी करार कर दिया था। पर क्या वे रात भर करवटें नहीं बदलते रहे? रात रात बाहर टहलकर, दफ्तर की मोटी फाइलों में अपने को गलाकर,
अपने भीतर के घाव को भूलने की कोशिश नहीं करते रहे? कैसे समझाते कि रविंद्र के काबुली वाले की तरह हर 10 साल के लड़के में कुलदीप को ढूंढा करते हैं? चुपचाप कुंडली इधर उधर दिखाते रहे। कोई कहता वो मुसलमान हो गया है, कोई कहता वो कश्मीर में है, अपने आप आ जाएगा पता खोजता हुआ। कितने दिनों तक इन भविष्यवाणियों में आश्वस्ति तलाशते रहे, शायद कुछ फल जाए। और फिर चुपचाप उसे तहकर संदूक में डाल दिया था, अपने सारे तर्कों को बेहड़े में उगे बबूल पर टांग देते हुए। केवल अकेला वही था जो उन्हें अपने निकट लगता था। धूप का तीखा एहसास आंखों में चुभने लगा। उन्होंने आंखें खोल ली। धूप खिलाई थी। खाट थोड़ी छां में कर ली और तकिए के सहारे बैठ गए। पिछले साल बेबे के गुजर जाने के बाद वे एकदम अकेले ही धूप में लेटे रहते हैं। ऐसे में बाहर रहना अच्छा लगता है। बेबे ही थी जो उनके संवादों को अर्थ दिया करती थी। पर उनके जाने के बाद मटमैली मनहूस दीवारें और तोशी का पथराया चेहरा ही शेष रह गए हैं। बाहर बैठकर भी तो कोई आश्वस्ति नहीं तलाश पाते। बड़ी बड़ी कोठरियों की रौनक, उनमें उछलते संवाद भी भीतर ही बैठे रहते हैं। बाहर उसका हल्का सा साया, हल्की सी सुगबुगाहट तक नहीं उभरती। पर पहले ऐसा नहीं होता था। उन दिनों मकान इतने तंग और सटे होते थे कि आवाजें जैसे उछल कर पड़ोस में पसर जाती थी। बैरकें ही थी तब केवल, एस्बेस्टस की सीट वाली झोपड़ी के आकार की छोटी छोटी कोठरियां। हाँ, कोठरियां ही तो थी उनके लिए। लाहौर का खुलापन तो सपना बन गया था। फिर भी सब आश्वस्त थे, एक उनको छोड़कर। कितना अपनापा था तब आपस में। ताजे घावों के तहत सभी जैसे परस्पर जुड़े थे। साथ साथ दुख भोगने वाला आदमी कितना करीब आ जाता है, यही देखा था उन्होंने। 3 फुट ऊंची चारदीवारी कतारों में बने घरों के आड़े कभी नहीं आई। एक के घर का खाना दूसरे के घर पहुंच जाता था। सर्दियों में साग मटर धूप सेंकते छीले जाते थे। बूढ़े हुक्का गुड़गुड़ाते और छूटी मिट्टी की गंध को याद किया करते थे। वे भी अपना घाव उनके सामने खोलते, वो सब कुछ जो वे घर पर नहीं बोल पाते थे। आंखें नम होती और लोग उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना देते। खूब याद है उन्हें, सतनाम ने तो एक बार कह डाला था, मेरे पुत्र अभी जिंदा हैं देशराज, वे बनेंगे तेरे बुढ़ापे की लाठी। विजय को तो तू ही रख ले तोशी, सुदेश कहती। ऊपर तक भर गए थे वे उनका प्यार देखकर। तब उन्हें कतई नहीं लगा था कि बातों में बहलाने की इतनी ताकत होती है कि आदमी उनके मुंह में तमाम उम्र काट लेता है। पर अब जब से ये तिमंजिली कोठियां बनी हैं, सब जैसे इन्हीं दीवारों में कैद बौने होकर रह गए। घरों में शीशे के पारदर्शी दरवाजे तो लग गए हैं, पर भारी पर्दे भी लटक गए हैं। 3 फुटी दीवार की जगह 13 फुटी दीवारों ने एक बैरक को माचिस की डिब्बी नुमा कोठियों में तब्दील कर दिया है। पूरी लेन में उनका पीला झोपड़ी नुमा मकान अकेला ही रह गया है। अगला गेट उखड़कर फूलने लगा है। दीवारों में काई की गहरी परत जम गई है। खिड़कियों में बहुत पहले से जालियां लगवा ली थी। बाहर वाले को भीतर की मनहूसियत का पता तक नहीं चलता। शुरू के ही कुछ वर्षों के बाद
उन्होंने महसूस किया कि उनके पास कहने को अब भी उतना ही शेष है, जबकि सुनने वालों के पास अब वक्त की कमी हो गई है। सतनाम की कपड़े की दुकान चल निकली थी, 2 शाखाएं खोलनी थी उसने। कुलवंत की परचून के अलावा बेटे के नाम मोटर पार्ट्स की दुकान चल गई थी। बेटे बड़े होने लगे थे और लड़कियां सयानी। सब उनमें व्यस्त होने लगे। वे कहाँ व्यस्त रख पाते अपने आप को, कहाँ व्यस्त करते अपने को। घर की दीवारों से वे बात नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने को समेटना शुरू किया। मकानों के पीछे पुरानी पहचान छिपने लगी थी। मुस्कुराहट और अभिवादन के अलावा वे लोग कुछ नहीं दे पाते थे। वे कब तक मुस्कुराहट और अभिवादनों को थामे अकेले बैठे रहते। पहले ये बच्चे बेखटके उनके घर आया जाया करते थे। खुद पच्छी में से मिस्सी रोटी निकाल कर देते थे वे। कभी लाई पट्टी वाले को रोक लेते थे और बच्चों में बंटवा देते थे। बच्चे बड़े होने लगे। तिपहिए साइकिल अब स्कूटरों में बदल गए। किसी ने दुकान में हाथ बटाना शुरू किया तो कोई नौकरी पर लग गया। बीजे को बैंक में नौकरी मिल गई थी। कितना चाहा था उन्होंने कि बीजे पहले दिन जाते वक्त उनके पैर छू ले और वे ढेरों आशीष दें उसे। जुग जुग जीने और खुशियां मारने के आशीष उनके हलक में फंसे ही रह गए थे। उनकी नजर में वे ही एकमात्र फुर्सती एवं नाकारा जीव रहे होंगे। एक आध बार बीजे को आवाज भी दी थी, पर उसके चेहरे पर आई खीज को देखकर वे सकपका कर चुप रह गए थे। वे जान गए थे कि वक्त अब पहले का सा फुर्सती नहीं रहा। वक्त की तेज रफ्तार में सिर्फ चलते रहने की प्रक्रिया शेष है, बाकी सब कूड़ेदान में। अपना कुलदीप होता और वे खोने लगते। एक काल्पनिक सुख अपने इर्द गिर्द ओढ़ लेना सुखद भी लगता था उन्हें। हालांकि घर की मनहूसियत उनके भ्रम को आनन फानन में भेद कर रख देती। हर मकान में शहनाइयां बजी, डोलियां उठी और उतरी और वे मूक दर्शक बने देखते रहे। मन ही मन असीसते रहे उन बच्चों को। बीजे का विवाह हुआ, वे ही सबसे ज्यादा खुश थे। सेहरे में छिपे बीजे का चेहरा जैसे गुम हो गया था और वो अनदेखा 10 साल का लड़का जैसे सेहरा पहने सामने आ गया। खूब रोए थे वो उस रात, खूब रोए थे। वो होता तो इस वक्त क्या वे रो रहे होते? बटोर रहे होते तमाम खुशियां दोनों हाथों से। विवाह के महीने भर बाद ही सामने के घर की आवाजें बाहर पसरने लगी थी और विस्फारित आंखों से उन्होंने देखा था भाषा का अलग होना। अपना सामान लिए ससुराल के पास ही कहीं घर कर लिया था उसने। सतनाम और उसकी घरवाली बाहर नहीं निकलते। वे स्वयं वहां जाने में सकुचाते रहे। उन्हें लगा सतनाम के घर ही नहीं, ये साया जैसे हर घर के बंद दरवाजों के भीतर बैठने लगा हो। वे हालांकि मिलते जुलते कम थे, पर आंखें थी उनके पास, ढेरों अनुभवों के साथ आंखें थी। लोहड़ी की रात लकड़ियां तापते हुए सतनाम को आश्वासन दिया था। घर की आवाजें देहरी लांघती, इसके पहले ही जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। सतनाम को आश्वस्ति मिली या नहीं ये तो वे नहीं जानते, पर हाँ उन्हें अवश्य लगा कि भीतर सालों से छिपा दर्द अब उतने तीखेपन के साथ उन्हें नहीं पहुंचता। वे देखते रहे, मंजिलें बनती गईं और रिश्ते बढ़ते गए।
सतनाम ने लोहड़ी की उस रात विद्रूप मुस्कुराहट के साथ कहा था, पता है तेनू देशराज, रिश्ते के टुकड़े टुकड़े कर मंजिलें बनी हैं, उनसे कुछ कहते नहीं बना था। रह रहकर कल शाम की बात याद आ रही है। पिछले एक सप्ताह में कितना कुछ घट गया था। ऊपर की दोनों मंजिलों का सामान उतार लिया गया था और किराए पर कुछ नए चेहरे आ गए थे। 3 दिन पहले भाशी आया था, पर फिर कुछ कहासुनी हुई और देखते ही देखते एक मैटाडोर में घर का सामान, कुछ संदूकें लदवा कर भाशी लौट गया। उसी शाम सतनाम की घरवाली सुदेश भी उसके साथ स्कूटर पर चली गई। उन्हें हैरानी हुई थी कि दरवाजे पर सुदेश और भाशी को छोड़ने कोई नहीं निकला था। सुदेश दुपट्टे से बार बार आंख नाक साफ करती रही। उसकी ओर किसी ने नहीं देखा, उनकी ओर भी किसी ने नहीं देखा। वे चुपचाप स्कूटर की आवाज सुनते रहे। इस बीच दरवाजा भिड़ गया था। वे सतनाम के पास जाना चाहते थे। 2 दिनों तक इसी अवसर की तलाश में रहे। विजय या उसकी घरवाली के होते वहां जाना अभद्रता हो सकती थी। वे समझ गए थे कि अब वो जमाना नहीं रहा जब एक का दुख सबका बन जाता था। एक के जाने पर घर पर 2 दिन का चूल्हा नहीं जलता था। अब तो आदमी की मौत पर भी 13 दिनों तक अनुष्ठान भारी पड़ने लगे हैं। लोग सिमट गए हैं अपने दुख और सुख दोनों में। पर सतनाम, वो तो उनके जमाने का आदमी है। उनके दुख में उसने साथ दिया था। क्या सोचता होगा? देशराज झांकने भी नहीं आया। वे परेशान होने लगे थे। कल शाम बीजे और उसकी नई दुल्हन स्कूटर पर निकल गए थे तो उन्होंने जल्दी से पैरों में चप्पलें डाल ली थी और सामने के दरवाजे की तरफ लपक गए थे। दरवाजा भीतर से बंद था। वे देर तक खड़खड़ाते रहे। सिटकनी खुली और सामने सतनाम ही तो था, सलवार और मुसे हुए कुर्ते में। आंखें नम हो गई थी और हुलसकर गले लगा लिया था। आओ देशराज, सतनाम की पकड़ कस गई थी। बेहड़े से सटी कोठरी की ओर उन्हें ले गया। घर की संपन्नता से अछूती ये कोठरी हूबहू उसकी अपनी कोठरी लग रही थी। नारियल के बाण वाली बगैर बिछावन की खाट, कोठरी के आर पार बंधी रस्सी पर 2 जोड़ी पाजामा कुर्ता, मटकी पर कांसे का ग्लास, चारपाई के नीचे रखा पीपदान। सतनाम ने नम हुआई आंखों को कमीज के छोर से पोंछ लिया। सुदेशी कित्थे गई है? किधर भेज दिया? भाशी की बहू तो ठीक है ना? सवालों की छड़ी लगा दी थी उन्होंने। सतनाम ने उनका हाथ लगाकर थाम लिया था। वो गई भाशी नाल, उसके घर। उसका स्वर कांप रहा था। कब आएगी वापस? पता नहीं मैनू। उसकी आंखें दूर कहीं भटकने लगी थी। दोनों कुछ देर के लिए चुप बने रहे, जैसे वे कुछ पूछते हुए सकुचा रहे थे और वो कुछ बताते हुए घबराने लगा था। सतनाम की आवाज उस अस्वस्थिकर मौन को तोड़ती हुई जैसे कहीं दूर से आई। पता है देशराज, नया कुछ नहीं है। ये तो होना ही था। हमने लाहौर में जमीन को बांटा, नदी नालों को बांटा, पेड़ पौधों को बांटा। बंटवारे की हवा बीच तो सांस ली है इन बच्चों ने ना। इनकी नसों में बस गया है वो बंटवारा। अब ये रिश्तों का बंटवारा करने लगे हैं। सुदेश भाशी के हिस्से में है और मैं बीजे के। दोनों मंजिल किराए पर उठेगी। महंगाई है ना। उसकी सांस फूलने लगी थी। हम पी गए थे उस हवा के जहर को देशराज, पर वो तो इनके खून में दौड़ने लगा है ना।
अब कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह रिश्ते बटेंगे एक के बाद एक। खांसी का एक दौर, चेहरा लाल हो गया और ढेर सारा बलगम पीठदान में। वे देर तक बैठे रहे थे। वे अकेले थे क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं था। पर भरे पूरे घर के बावजूद एकदम अकेले कर दिए जाने की त्रासदी असहनीय लगी थी उन्हें। उन्हें लगा था नियति भी क्रूरतम मजाक करती है। कुलदीप होता तो किसे रखता, उन्हें या तोशी को, या फिर दोनों को। एक अनावश्यक चिंता उन पर हावी होने लगी थी। हालांकि ये बात वे अच्छी तरह जानते थे कि उनकी चिंता की कोई ठोस जमीन नहीं है। उन्होंने लौटते हुए मन ही मन तय किया था कि वर्षों की संवादहीनता को वे इस बार बेरहमी के साथ तोड़ देंगे। तोशी को पूरा किस्सा सुनाएंगे। वर्षों से वे जिस अपराध बोध में दबे रहे हैं उसे अपने कंधों से उतारकर आसानी से तोशी के कंधे पर रख देंगे। भीतर की बेरहमी पर वे कुछ हतप्रभ भी हुए थे। घर लौटकर तोशी को बुलाकर पूरा किस्सा सुना डाला था। शायद पहली बार उस घर की दीवारों ने संवादों के टुकड़े सुने थे। तोशी का चेहरा थोड़ा मुलायम हो आया था। सुदेश के बारे में सोच रही हो या फिर कुलदीप के बारे में, पता नहीं। लाहौर कहीं नहीं गया, हम साथ ही ले आए हैं उसे, वे बुदबुदाकर बोले थे। अपना कुलदीप होता तो किसे? देर से भीतर ही भीतर उफनते वाक्य को उगल गए थे। तोशी का चेहरा फिर सख्त होने लगा था। वे रुक गए। पुझट उठकर भीतर चली गई थी। वे फिर अकेले रह गए थे, दीवारों से घिरे। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि कुलदीप होता तो उनके घर ये बंटवारा कतई नहीं होता। वे दोनों परस्पर किसी न किसी जमीन पर एक दूसरे से जुड़े रहते। अनुपस्थित बेटे ने उन दोनों को बांट दिया था, शायद हमेशा के लिए। उनकी आंखें फिर धुंधियाने लगी थी। वे खाट से उतरते हुए एक बार भी रुक गए। सामने का मकान अब भी बंद था। वही नहीं, सारे के सारे मकान उन्हें भीतर से बंद ही लगे। भीतर जाते हुए उन्हें लगा कंक्रीट का जंगल हो या उनका मनहूस झोपड़ी नुमा मकान, तत्व वही रहते हैं। हवा कहीं नहीं बदलती। एक बंटवारे का दंश ही उनके लिए भारी पड़ गया है। बार बार झेलना पड़ता तो मन जैसे कहीं पर आश्वस्ति तलाशने लगा। धन्यवाद।